नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आपको बता दें मित्रों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधों की गिनती में आता है और इस निबंध को बड़ी बड़ी उच्च लेवल की परीक्षाओं में शामिल किया जाता है, जैसे कि यूजीसी नेट है और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जामों में इसको भी शामिल किया जाता है। तो मित्रों फिलहाल में आपको इसका संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ इतना सा है कि अंग्रेजों के शासनकाल के समय लेखक हमको चेता रहे हैं कि अंग्रेजों ने इतनी उन्नति कर ली कि हमसे आगे हैं और हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हमें भी चेतना चाहिए और हमें अंग्रेजों की तरह आगे बढ़ना चाहिए, उनकी सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज बड़े ही आनंद का दिन है। एक छोटे से नगर बलिया में हमें इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज एकत्र है। यहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उन्नत किया, उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारीलाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी है, बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं हो सकता। इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल को कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन भोग झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया, कुछ समय बचा तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल हुई। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये कहावत है एक तरह से, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा जोंक सोंक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे नीचे वाला बोला पुकार गए गए हम सो। हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मण ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी यही लोग चाहें हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहें प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारों मस्तग्रस्तता, अभाव, स्मृति दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तार ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनमें उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वह गति ठीक आती है। जब आज हम काले से लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार है, तब हम लोगों की नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो गुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसिस आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली बड़े बड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, उनके औरों को
जाने दीजिए, जापानी टटुओं के हाँफते हुए दौड़ते देखकर लाज भी नहीं आती। इस समय ऐसा है कि जो पीछे रह गया फिर कोई उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सर पर कमबख्ती का छाता है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, वह रहे उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है मित्रों। उस समय इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल 16 आने लगभग सच है। अगर उस समय पे हमारे व्यक्ति बहुत अच्छा तरीके से ध्यान देते तो आज की डेट में हम और देशों से बहुत आगे होते, जो आज की डेट में विकसित देश हैं और हम विकासशील रह रहे हैं। देखिए आगे, मुझको मेरे मित्र ने कहा था कि इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृतेहमाधम सुलभरवम पलवम संकल्प गुरु कर्वधारणम मयोनुकूल भैर्नभय स्वय तेरिति पनुपानम भवाति ते तेरस स आत्महम। ये श्लोक है मित्रों संस्कृत में। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता इतना समान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसे आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, यानी देश की दशा है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोगों जो इस समय पर उन्नति नहीं करे तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उनका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। देखिए क्या उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर कोई महिला अपने पति से मिलना चाह रही है और उसकी सास ने उसको परमिशन दे दी है कि आप जाके मिल सकते हो, और फिर वो औरत अगर लज्जा के कारण उनसे नहीं मिल पा रही है तो वो उसका अभाग्य ही है, ये कह रहे हैं। देखिए आगे, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी हम जो कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती भी फिर कमबख्ती है। मित्रों इन्होंने कमबख्त और कमबख्ती का संबंध बताया है, तभी आपको इसकी व्याख्या कराने के लिए वीडियो बनाई जाएगी, तब समझाया जाएगा काठ के उल्लू क्या है, मेंढक, कुएं के मेंढक क्या है और पिंजड़े के गंगाराम। देखिए आगे, बहुत लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रही। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूध की सूझती है, यह कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट कभी तो ही खाली था। उनसे एक हाथ अपना पेट भरा और दूसरे हाथ उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेती को आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे अखबार से निकाला और उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। सही कहा है इन्होंने कि अगर समय की कीमत पहचानते हैं वो लोग, इसीलिए उनकी इतना प्रबंध हो पाया कि वो हमारे इतने बड़े देश पर शासन कर सके। देखिए आगे, क्या लिखा है इन्होंने। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही वही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहे में ही आलस यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम।
मित्रों आपने ये दोहा भी सुना होगा, अजगर करे न चाकरी। मैंने आपको जब मलुकदास की वीडियो बताई तब ये आया था। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं भी कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुहाबी दलाली और अमीरों के नौजवान लड़कों की को खराब करना या किसी के जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। देखिए आगे क्या है लिखा है इन्होंने। मधुमसुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। अब तो ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाई और राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा ने और कोई उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोके पुकरवाओगे। इस घोड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आए। ये भी एक कहावत है उत्तर प्रदेश की साइड की। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा कि शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से तोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि गयासुद्दीन करे तो तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने दोहे को पढ़ा। आपकी चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। जिन चुक्के चौहान इक्के मारे इक्कसरे। देखिए मित्रों यहाँ पर ये जो दोहा है, ये दोहा इन्होंने अलग तरीके से लिखा है। कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि आपने सुना ही होगा, 8 बांस गज 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठे सुल्तान मती चूके चौहान। तो वही बात है। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय इसी समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोगों अपने को सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टता में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज के में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या दंगा कहें, कृतघ्नता कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। एक यहाँ पे यह दिया हुआ है, अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साध्यते धीमान कार्यध्वसो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश को देश हितैषी लगाते हैं वह अपने को सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहां से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या करें कि तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करे नहीं आवे तो जिस पर क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाल दिए जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे
वरंच जान से न मारे जाएंगे तब तक कोई भी देश न सुधरेगा। यानी इन्होंने बिल्कुल प्रतिज्ञा लेने के लिए बहुत मोटिवेशनात्मक, ये आप ये समझ लीजिए प्रेरणात्मक निबंध है ये। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें उसमें शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। क्या कहा है इन्होंने अपनी तरफ से, यहाँ पे लेखक का संदेश है ये, मान लीजिए आप। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उसको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, बैठक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारी बलिया का मेला, और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोसों से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थ के कामों की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती वहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाए, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने की विधान क्यों, जिससे तलुए से गर्मी शरीर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर से सफाई तो हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार की ही तुम्हारी मानो म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की तरह भली भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इसका लोगों ने मतलब ही नहीं समझा कि इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणों में कर कमल का भजन है। ये तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए। बस सभी तिथि व्रत, सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बताई। उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें तो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है तो उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों के छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्मान सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नौन तेल लड़की की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आप धर्म को सभी तरीके से सही रूप में लीजिए और जो समाज की रीति रिवाज हैं उनको भी सही मायने में लीजिए, सीख लेने दीजिए। क्या सीख लेने दीजिए? लड़की की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर गांठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल में नहीं जैसे आजकल में पढ़ाई जाती है, जिसमें उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल में से जिनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाश्वत इत्यादि इतने प्रकार के मत के लोग आपस का वैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलकर जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उनको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए।
मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति ही हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डाहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझ जानी चाहिए। जो बात हिंदुस्तान को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति, खाने पीने में जो चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा का कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को ही यही ज्ञान है कि दिल्ली, लखनऊ और बादशाह कायम है। यारों, वे दिन गए, अब आलस, हठधर्मी सब छोड़ो, चलो हिंदुस्तान के साथ तुम लोग भी दौड़ो, एक एक होंगे। पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो। इंद्र सभा और मीर हसन की मनसवी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार कर ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां सब कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने ही मत दो, अच्छी से अच्छी उनकी तालीम करो। बिस्नवी और वजीफा या नौकरी भरोसों को लड़कों को रोजगार दिखलाओ, विलायत भेजो। मित्रों, यहाँ पर लेखक ने सभी और ध्यान किया है, तो इन्होंने थोड़ा इशारा धर्म की ओर करने के बाद में जातिगत भेदभाव की ओर किया है कि जातिगत भेदभाव को छोड़ो, और जिन लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है धर्म के ओर से पहले से, वो तो जा सकते थे विदेश और पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, उनका कहना ये है। देखिए आगे क्या लिखा है। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिखलाओ, यानी कि बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। अब उन्होंने हिंदुओं से क्या कहा है, भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी रंग जाति का क्यों न हो, वह हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिकी, जैन, ब्राह्मो, मुसलमान सब एक का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह रखो करो। देश में जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र से मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाने दी जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी नहीं, वही से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वही अमेरिका की बनी है। जिस लटीलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम्हारी सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चरखी भी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसला हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी यह अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें भी मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए, अपने निज के काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने सब उन्नति जिसमें तुम्हारी हो, किताबें पढ़ो, वहाँ ही खेलो, वही की बात वैसी खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यहाँ पर समाप्त होता है ये निबंध। मित्रों, यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ का अगर हम अर्थ समझे तो उन्होंने एक मैसेज यही छोड़ा है कि हमें दूसरों पे ध्यान देने के बजाय अपने खुद के बल पे, खुद के कौशल पे ध्यान देना चाहिए, इसी से हमारी उन्नति हो सकती है। तो पाठ का शीर्षक यही था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उन्होंने इस पाठ में यही बताया है, और इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये किसी भाषण इत्यादि के लिए लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको निबंध की संज्ञा दी है। मित्रों, वैसे ये एक सार गर्भित लेख है, इसको भाषण समझिए आप। आज भी अगर इस भाषण को हम दें तो इसकी कोई प्रासंगिकता कतई कम नहीं है। महज इतना छोड़ दीजिए कि अंग्रेज लोग थे और आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन वैसे के वैसे इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हमारे लोग आज भी बटे हुए टुकड़ों में, कोई धर्म के नाम पे बटा हुआ है, कोई जाति, कोई मजहब, कोई इधर उधर की
बातें कर रहे हैं, जैसे कि कोई कुरीति वगैरह फैला रहे हैं, कोई जाति के नाम पर अत्याचार कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई अपराध हो रहे हैं बलात्कार वगैरह जैसे, तो इन सब बातों की प्रासंगिकता आज भी वही है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस निबंध को पढ़ें और इसको अपने ऊपर अनुग्रहित करें, ताकि लिखने वाले का उद्देश्य सफल हो सके और हमारा पढ़ने का उद्देश्य सफल हो सके। इसी के साथ में मित्रों आपसे लेते हैं विदाई। मिलेंगे अगली फिर किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।